નમસ્કાર. આ 23 માર્ચ ભગતસિંહના શહાદત ભગતસિંહ સુખદેવ રાજગુરુના શહાદત દિવસ અને એને આજે થોડું માન આપીને આપણે યાદ કરીને પોતે ઉત્સાહિત થઈએ અને થોડું ઇતિહાસના થોડું જાણીએ અને એ લોકોની કુરબાનીને વાતો જાણીને આપણે કઈ જગ્યામાં જે એને એક વિચાર કરીએ એના માટે આજે ભેગા થઈએ છીએ. ઓનલાઈન ડિસ્કશન છે, ઘણા લોકો ઓફલાઈન ઓનલાઈન છે, એટલે ઘણા લોકો ઓફલાઈન પણ જોઈ રહ્યા છે, ઓનલાઈન પણ જોઈ રહ્યા છે. હું આજેના સ્પીકર બહુ જાણીતા સ્ટુડન્ટ લીડર ભાવિક રાજા, હું અમને રિક્વેસ્ટ કરું કે હિન્દીમાં બોલશે. હું પણ થોડી હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર करूँ. आज भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु तीनों का आज फांसी का दिन है. 23 मार्च उनके 31 साल जब हुआ था, उन लोग को इतना ही उम्र में सब लोग को शाम को उन लोगों को फांसी दिया गया था. ये शाम को जो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, जनरली आप फिल्म में देखे होंगे, सुने होंगे कि जो सूर्य उदय होने से पहले ही फांसी दिया जाता है. और अभी सुप्रीम कोर्ट में फांसी का दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए उसके बारे में चर्चाएं चल रही है, और कितना लंबा भी चर्चा चल रहा है. वर्ल्ड वाइड पर चर्चा चल रहा है फांसी का दंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. लेकिन उस समय पर भगत सिंह को ज़्यादा जिंदा रखना, जेल में भी रखना, इतना ब्रिटिश सरकार जो है वो उसको डेंजरस मानते थे. भगत सिंह इनसाइड जेल उनको डेंजरस मानते थे. तो जल्दी से जल्दी उनको फांसी दे दिया जाए, सवेरे तक वेट भी ना किया जाए. तो शायद उनका फांसी 24 को होने वाला था, शायद हो सकता था, लेकिन ऑर्डर आया कि 23 मार्च को शाम को ही किसी भी तरह आप उनको फांसी दे दो. उनको ले गए तीनों को और उनको फांसी दे दिया गया. सबको पता था कि उनको फांसी होने वाला है. परिवार उनके भगत सिंह के जो चाहक लोग तो थे, क्रांतिकारी, वो आज़ादी लड़ाई में जो जुड़े हुए थे, वो जेल के जो था, जेल के आजू बाजू में थे. कभी भी कुछ हो सकता है, डेड बॉडी को कहीं से भी लिया जा सकता है. तो ये पता हो गया था. लेकिन उसे एक गुंजन जो शाम को जो इनकलाब जिंदाबाद जो जेल के दीवारी से बाहर पहुंचा, तो उन लोगों को मालूम हो गया, फांसी में चढ़ाया गया. वो ड्रामाटाइज जो सीन जो है, वो बात को मैं नहीं दोहराऊंगा इधर, लेकिन उनको जेल के पीछे के दरवाजे से सतलज के किनारे लेकर जलाने की कोशिश की गई. थोड़ा जलाया, थोड़ा जले, नहीं जले. एक डिग्निफाइड डेथ जो कहते हैं, ब्रिटिश लोग नहीं जानते हैं ऐसे डिग्निफाइड डेथ दिया जा सकता है. तो जलियांवाला बाग को जो जिन लोगों ने जलियांवाला बाग को उन्होंने सर्जन किया था, वो लोग क्या डिग्निफाइड डेथ देंगे. वो तो डायर को जिन्होंने ऑनर किया पूरा लंदन में, तलवार ऑनर, उसको तलवार भेंट किया गया उसको, वो क्या जानेंगे. हम तो बहुत सिविलाइज कहते हैं, ब्रिटिशरों को काफ़ी सिविलाइज हम अभी भी मानते हैं. वो मेंटल स्लेवरी हमारे अभी भी नहीं गया है. तो लोग वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पुलिस जैसे तैसे जलाया था तो भाग गए, और लोगों ने इकट्ठा किया उनको करके एक डिग्निफाइड वे में तीनों को एक ससरमान रूप से उनको जलाया गया. हुसैनीवाला में उनका जो जहाँ हुआ था, इसमें उनका एक आज बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरियल्स खड़े हैं. आज शायद एक तीर्थ स्थान है भारत में, अगर बोलेंगे आप कहाँ तीर्थ स्थान है, एक हुसैनीवाला है. लोग हज़ारों लोग जाते हैं, पंजाब के खास करके जाते हैं. जो लोग जानते हैं वो लोग भी जाते हैं. बाजी जायस, सचिन, ये लोग भी यहाँ से 800 किलोमीटर साइकिलिंग करके हुसैनीवाला गए थे. जब उनका 50 नहीं 75 ईयर्स ऑफ मार्टियरडम जो हुआ था, जन्म शताब्दी सॉरी, जब जन्म शताब्दी जब हुआ था, तब वो लोगों ने पूरा काफ़ी लोग वहाँ गए थे. आज भी वहाँ मेला चलता होगा, आप देखेंगे बच्चों को भी वहाँ, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप भी कहते हैं वहाँ तो प्रणाम करो. वो सीन होता है. वो सीन आपको ऐसा नहीं कि कुछ पार्लियामेंट में हो गया तो गांधी जी के पास जाके खड़े हो गए, जैसे ऐसा आजकल एक प्रकार का
वो क्या बोलते हैं, वो गाजर मूली जैसा बात हो गया है, इस तरह का ऐसा नहीं। ये तो जो जाते हैं उनके एक अजीब अजीब सा श्रद्धा उनके मन में होती है। अभी आज इसके अवसर में आज ये हमारे जो छात्र लोगों ने, विद्यार्थी लोगों ने किताब निकाला, आज किताब को उन्मोचन किया, पब्लिकली उन्मोचन किया गया। और इस किताब में बहुत ही कुछ चुने चुने लेख हैं, क्योंकि इतना सारे भगत सिंह का लेख है जो कि एक मैच्योर्ड माइंड, उनका उम्र तो 23 साल था, 23 साल में वो मर गए। 3.5-4 साल तो वो जेल में ही रहे। एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका 19 साल तक रहा बाहर में, और पार्टी बनाए उन्होंने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशंस। पहले पार्टी बनी हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सच्चिदानंद सन्याल, राजबेरी बोस, ये सब जो थे, इन क्रांतिकारियों ने बनाया था नॉर्थ इंडिया में जब संगठन चलता था उस समय। उसी का ही आधार पर यह संगठन बना, नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें समाजवाद शब्द को इंक्लूड किया गया। पहली बार भारत की आज़ादी लड़ाई में समाजवाद की बात को इंक्लूड ऐसा किया। शायद मुझे देखना पड़ेगा, मैडम भिकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो पहले जो जुगाड़ में लोगों ने भारत का झंडा लहराए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने समाजवाद की बात यूज़ किए थे कि नहीं किए थे मालूम नहीं है, क्योंकि लेनिन का साथ बहुत इंटरनेशनल के साथ भी संबंध था उन लोगों का, तो समाजवाद की बात इसमें था या नहीं था मुझे मालूम नहीं है। इंडियन कॉफ़ी हाउस, इंडिया में जो इंडियन हाउस जो था, इंडिया हाउस में, वहाँ भी काफ़ी लोग मिलते जुलते थे। ऐसे सुनने को मिला है कि वहाँ तो काफ़ी क्रांतिकारी भी आते थे उधर। वरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो विवेकानंद के जो भाई थे, जो मार्क्सिस्ट बन चुके थे, वो भी आते थे, तो वहाँ काफ़ी लोग आना जाना था। तो लेकिन ये पार्टी का नाम जो रहा, समाजवाद का जो बात जो है, ये जो फिरोज शाह कोटला जो यहाँ उन्होंने पार्टी बनाया, लगभग 50 से 60 लोगों को लेकर, सबका कम उम्र वाले, 17, 18, 19, 20 का उसी उम्र वाले सब थे, भारत के हर प्रांत से आए। आपको नाम अभी तो हमको तो क्या है कि हमको इतिहास का तो आज़ादी लड़ाई मीन्स कुछ नाम, बड़े बड़े नाम होता है, फिरोज शाह मेहता, ये बलवंत राय मेहता, डब्ल्यू बनर्जी, सब से ये सब नाम है, गांधी जी और गोखले, तिलक, ये सब नामों से हम प्रभावी ज़्यादा होते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो नाम होते हैं, जैसे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, छोटा नाम है, और भी ऐसे भी काफ़ी जो नाम थे, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे सब जो हैं, ये छोटे छोटे नाम को कौन याद रखता है, कोई नाम याद रखता है। लेकिन इतिहास तो छोटे छोटे लोग ही तो बनाते हैं। हिस्ट्री इज मेड बाय द यंगस्टर्स, और अननोन पीपुल इतिहास बनाते हैं, तो इनको लेकर बनाए थे। और उसी में खास जो चैप्टर उन्होंने जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो था लगाया, समाजवाद और पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद आएगा, और वर्किंग क्लास का राज आएगा, मजदूर वर्ग का राज आएगा, और ये साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ दिया। और इनकलाब जिंदाबाद पहली बार भारत के इतिहास से पहली बार इसको इंक्लूड किया गया। इनकलाब, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, खाली आज़ादी नहीं, ब्रिटिश जाए खाली ऐसा नहीं, काला जाएगा और ये सफ़ेद जाएगा और काला आएगा ऐसा नहीं है, पूरा पूंजीवाद को हटाना है। और उसी टाइम पे कांग्रेस का कैरेक्टर के उन्होंने भी जो मैच्योर राइटिंग जो है उस भगत सिंह का, कांग्रेस क्या है इस बात को उन्होंने काफ़ी अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है। लेकिन उस समय में जो प्रॉब्लम जो था, कोमवाद भी प्रॉब्लम था, और एक जातिवाद भी काफ़ी प्रॉब्लम था, भाषा के समस्या भी प्रॉब्लम था, बड़े बड़े समस्याएं थी, और धर्म का प्रभाव आज़ादी लड़ाई में काफ़ी था। तो ये जो आज़ादी लड़ाई में जो पॉलिटिक्स और रिलीजन को जो अलग होना चाहिए थे वो था नहीं, बिल्कुल जुड़ गया था। आप देखते हैं उसके अंजाम में भारत पाकिस्तान हो गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जिना, ये सब आप जानते हैं सब चीज़। तो कहाँ तक पता चला गया, आज उसका भी हम असर देख रहे हैं। उसी टाइम पे रिलीजन को अलग से अलग करना, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना, आज़ादी लड़ाई के साथ अलग करना, ये बात भी उनके मन में था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो बात भी उसकी आर्टिकल में है। जात, छुआछूत, ये सारे बातों के भी है, कोमवाद के बारे में भी बात भी है। ये मैच्योर राइटिंग इतनी कम उम्र में उन्होंने, भगत सिंह ने लिखा था। उनकी अभी बहुत बड़े आजकल किताब मिलते, पहले मिलता नहीं था, अभी किताबें मिलते हैं, भी काफ़ी लेख्स हैं। और ये पहला भी अटेम्प्ट है जो बात मैंने किया, तो लेकिन और भी अगर सारे लेख प्रकाशित होगा तो भगत सिंह की जो विचार था, इतनी कम उम्र में उन्होंने जेल को कई यूनिवर्सिटी बना दिया। ये तो सब ड्रॉप आउट ही है। आज ड्रॉप आउट का रेट निकला है ना गुजरात का, प्राथमिक
के बाद कितना है, सबसे उड़ीसा लोवेस्ट में है और उसका थोड़ा आगे में 27% गुजरात का भी आता है। तो ये कॉलेज से ड्रॉप आउट है, क्योंकि एजुकेशन कैन वेट बट स्वराज कैनॉट वेट, ये स्लोगन था। तो एजुकेशन कैन वेट बट नॉट स्वराज, तो इसी में से ड्रॉप आउट हो गए। आज़ादी की लड़ाई में लोग आगे चले लोग। तो आज ये स्लोगन तो है नहीं आज, तो आज तो एजुकेशन कैन वेट नहीं है। एजुकेशन करो, अमेरिका जाओ और उनकी दलाली करो, IMF का, वर्ल्ड बैंक का काम करो, वही भी सक्सेसफुल माने जो प्राइड ऑफ द नेशन की बात इसमें आ जाता है। तो ये जो 4 साल जो जेल में रहे उन्होंने, 4 साल जेल रहे और उसको यूनिवर्सिटी बनाया, जाकर किताब पढ़ा उन्होंने, और किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने आप को एक लेफ्टिस्ट, एक कम्युनिस्ट की जो आदर्श जो है, मार्क्सवाद की आदर्श के प्रति आकर्षित हुए। ये काफ़ी लोग अच्छा नहीं लगता है, आप सब कुछ बोलिए, लेकिन कोई आदमी मार्क्सिस्ट बन जाता है, सुनकर नहीं अच्छा लगता। तो ये लगता है कि ये बड़ा कैसा बात है। तो ये ब्रिटिशों को भी अच्छा नहीं लगता था, और बाद में कांग्रेस लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था, काफ़ी लोग भी मार्क्सवाद का अच्छा नहीं लगता था। तो गांधी जी का जो डेथ जो हुआ उस टाइम पे भी जिस तरह से लोगों के सारा भारत में इसका एक प्रभाव पड़ा, लेकिन जिस ढंग बहुत इसका प्रभाव, बहुत लोगों ने इसका सारा भारत में इसका एक प्रभाव पड़ा, सारा भारत में इसको लेकर एक मैंने क्या बोलते इसको कमोशन भी क्रिएट हुआ। बहुत सारे इसका स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, और कुछ कुछ फिल्म भी बनी हुई है, उनका आत्मजीवनी भी है। उनका चर्चा तो करेंगे तो लाइफ, पॉलिटिकल, उसी समय पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, इसकी बातों में काफ़ी हम जा सकते हैं। मैं बहुत लास्ट टाइम भी बोला था, मैं इसके बारे में, भगत सिंह और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में एक पूरा आधा दिन का चर्चा होनी चाहिए, देयर इज एस्पेक्ट को लेके होनी चाहिए, और शॉर्ट डिस्कशन में सब कुछ आ नहीं पाएगा। तो आज हमारे हैं, आज उन्होंने पूरा साथियों, अपने साथियों को लेकर उन्होंने यात्रा अहमदाबाद में किए, और वो किताब को भी उन्होंने निकाला है। तो ये आज उसके बारे में, किताब के बारे में नहीं, भगत सिंह के जो बारे में हम कुछ बारे में बोले, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं भगत सिंह के मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर भगत सिंह के बारे में बात करने का एक रोमांच है। उनका नाम लेते हैं तो भी मन में एक उमंग उठती है, एक तरह का उत्साह होता है। तो आज मतलब मुझे मौका मिला है भगत सिंह के बारे में बात करने का, तो मैं काफ़ी गौरव अनुभव कर रहा हूँ। भगत सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं तो जनरली उनका एक शेर याद आता है, उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नया तर्ज जफ़ा क्या हो, हमें शौक़ है देखे सितम की इम्तहा क्या हो। हम जनरली भगत सिंह के बारे में जब सोचते हैं तो यही बात हमारे मन में आती है कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया, किस बहादुरी से उन्होंने शहादत को मतलब स्वीकार किया, और किस तरह से अंग्रेज़ों के सामने लड़े। तो ये उनकी बहादुरी और उनका जो दिलेराना ढंग जिससे वो शहीद हुए, तो वो हमको खूब बहुत आकर्षित करता है, और स्वाभाविक भी है ये आकर्षित करने वाला। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो हम भगत सिंह के बारे में जो हमारा इम्प्रेशन है वो उनका पूरा परिचय नहीं है। दादा ने जो बात रखा उसमें बराबर ये बताया कि हम उनको शहीद आज़म बोलते हैं। ये शहीद आज़म हम क्यों बोलते हैं? तो सिर्फ ये दिलेराना ढंग से शहीद होने की वजह से या उनकी बहादुरी की वजह से, सिर्फ उस वजह से उनको हम शहीद आज़म बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मार्क्सवाद में एक वाक्य है, मैन इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। इंसान पैदाइशी कोई महान नहीं होता, वो किस प्रक्रिया में जाता है, किस माहौल में वो बड़ा होता है, और उस माहौल में
वो खुद क्या एक्शन करता है उसके आधार पे उसका पर्सनालिटी बनता है, वो एक महानता की तरफ जाते हैं। ऐसे भगत सिंह का हम अगर देखें, भगत सिंह 1907 में पैदा हुए, और भगत सिंह की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उसमें सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, विजय सिंह, शिव वर्मा सबकी बात है। करीबन आसपास के सालों में ही सबका मतलब बर्थ है, और सब एकदम यंगस्टर्स ये है। तो 1907 में जब भगत सिंह का जन्म हुआ, उस टाइम पे अगर हम देश का अगर पूरा सिचुएशन अगर हम देखें तो विवेकानंद ने जो नेशनलिज्म का जो विभावना दिया था, उसका एक पूरा प्रभाव पूरे देश भर में, राष्ट्रवाद का प्रभाव मतलब विवेकानंद का ये बड़े पैमाने पर ये था। बंगाल में तो ये क्रांतिकारी आंदोलन खूब ज़बरदस्त तरह से शुरू हो गए थे, और बहुत सारे संगठन वहाँ पे बन रहे थे। ऑलरेडी कांग्रेस बन चुका था। पंजाब में खुद भगत सिंह के जो चाचा अजीत सिंह, वो भारत माता सोसाइटी चलाते थे और किसानों को लेकर आंदोलन करते थे। हम काफ़ी बार ये जो गाना गाते हैं, पगड़ी संभाल जट्टा, तो ये जो आंदोलन करते थे वो खुद भगत सिंह के चाचा थे। उनके दूसरे चाचा थे सुवर्ण सिंह, वो भी बड़े क्रांतिकारी थे, और जेल में ही उनका शहादत ये हुआ। और उस टाइम पे गद्दर आंदोलन का जो शुरुआत ये भी पंजाब में देखने को मिलता है। तो और बंगाल में अभी ही बंग भंग का आंदोलन जो है वो कंप्लीट हुआ है, और खुदीराम बोस उसी साल में शहीद होते जब भगत सिंह का जन्म होता है। तो ये सारे माहौल में, और हाँ, भगत सिंह के जो दादा अर्जुन सिंह जी, उनका मतलब आर्य समाज के मुख्य जो इंचार्ज बोल सकते हैं, मुख्य व्यक्ति पंजाब में, हम जानते हैं कि यहाँ गुजरात में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की, लेकिन यहाँ गुजरात में उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जो उनको पंजाब, हरियाणा ये सब जगह पे जो मिला। मतलब उस टाइम पे पंजाब हरियाणा अलग ये नहीं था, लेकिन मतलब वो वाले रीजन में उनको ज़्यादा ये रिस्पॉन्स मिला, और उसमें भगत सिंह के जो दादा है वो आर्य समाज का प्रचार करने के लिए मुख्य व्यक्ति वो थे। तो उस टाइम पे आर्य समाज भी बहुत ही क्रांतिकारी गिना जाता था, क्योंकि मूर्ति पूजा के सामने बात थी, जो पुराने जो परंपराएं थी उसको चैलेंज करने की बात उसमें थी। साथ ही साथ ये भी था कि भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह जी, वो भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। हालांकि इतने नहीं कि जितना उनके चाचा लोग उसके साथ जुड़े थे, लेकिन किशन सिंह जी भी क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़े थे। इतना ही नहीं, भगत सिंह का जो घर था वो क्रांतिकारियों के रहने का, छुपने का एक जगह भी था। तो बहुत ही बचपन में भगत सिंह ने रास बिहारी बोस, सूफी अम्बा प्रसाद, ऐसे कई सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने मतलब देखा है, अपने घर पे आते जाते देखा है। हो सकता है उनके साथ कुछ बात ना हुई हो या उनके साथ मिलना ना हुआ हो, लेकिन उससे आप सोचिए कि पूरे घर का माहौल कैसा बन जाता है। एक तो ऑलरेडी देश में ये ज़बरदस्त एक माहौल है, और उसमें ये क्रांतिकारियों का आना जाना है। तो और दूसरी ओर अगर हम देखें, ये क्रांतिकारियों का असर और ये जो अपने चाचा और ये सब का असर तो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनके चाची लोग, जो दोनों चाचा के वाइफ, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी, क्योंकि ज़्यादातर अजीत सिंह और सुवर्ण सिंह जेल में रहते थे, तो उनका ज़्यादातर विधवा जैसा लाइफ
वो देखते थे और वो देख के उनको गुस्सा आता था। और क्योंकि चाचा और ये सब का असर था तो वो अपने बचपन में इतना ही समझ पाते थे कि ये मेरे चाची लोग जो रोते हैं, ये छुप छुप कर जो रोते हैं, उसके पीछे ये अंग्रेज़ों का बदमाशी है। इसलिए अंग्रेज़ क्या है उनको ठीक से मालूम नहीं, लेकिन ये है कि मैं बड़ा होकर अंग्रेज़ को भगाऊंगा। इसलिए बहुत जाना माना वो किस्सा है कि वो अपने खेत में वो सली रोप रहे हैं और हेडमास्टर पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो बोले बंदूकें उगा रहा हूँ। क्यों बंदूकें उगा रहा हूँ, तो बोले मैं बड़ा होके इससे अंग्रेज़ों को भगाऊंगा। तो ये बचपन में तो उनका एक ही ये लिमिटेड ये अंडरस्टैंडिंग है। खास करके जो उनके जीवन का अगर पहला कोई क्या बोलते हैं कि ऐसा अवसर जिसने उनके दिल को भारी धक्का दिया, ऐसा कोई अगर अवसर है तो वो है जलियांवाला बाग का। जलियांवाला बाग, और ये सिर्फ भगत सिंह नहीं, पूरे देश भर में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया भर में ये सबसे पहली बार था। अब तक के जो अंग्रेज़ लोग भारत में आए और मतलब हमको मतलब उपनिवेश बनाया, उसमें वो कैसे हमको गुलाम बना रहे थे, उनका शोषण कैसा था, किसानों को कैसे शोषित करते थे, कैसे कामदारों को शोषित करते थे, आम लोगों को कैसे शोषित करते थे, तो वो चीज़ सब लोग देख रहे थे। लेकिन पहली बार देखा कि अंग्रेज़ लोग इतने जो डेमोक्रेसी का बात इतने बड़े पैमाने पे करते हैं, डेमोक्रेसी का लैंड जिनको बोला जाता है, वो अंग्रेज़ लोग इतने भयंकर अत्याचारी हो सकते हैं, जो निहत थे लोगों के ऊपर। उसमें महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बूढ़े लोग भी है। और मतलब बैसाखी का वो जुलूस, मतलब ये जो सभा उन्होंने किया जलियांवाला बाग में, उनके ऊपर जो जिस तरह से गोलीबारी किया, वो पूरे उसको कॉर्डन करते हुए ताकि वो लोग बाहर भाग ना पाए, और जिस तरह से वो कत्लेआम हुआ, ये जनरल डायर ने जो पूरा जो कत्लेआम किया, तो ये चीज़ पहला धक्का भगत सिंह को लगा। उस टाइम पे तो पूरे देश भर में ये था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे इंग्लैंड में थे, और जब ये खबर उन्होंने सुना तभी उन्होंने ये तय किया कि मैं ये वापस भारत जाके आज़ादी आंदोलन में जुड़ूंगा, आईसीएस में मैं कंटिन्यू नहीं रखूंगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो खिताब है वो वापस कर दिया, और पूरे देश भर में उसका एक बहुत बड़ा ये हुआ। भगत सिंह उस टाइम पे स्कूल में पढ़ते थे, अभी कोई आज़ादी आंदोलन में वो कभी जुड़े नहीं थे, लेकिन अभी वो पढ़ते थे। तो वापस आने के टाइम पे मतलब उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए वो शहर में जाते थे, लेकिन वापस आने के टाइम पे सीधा घर पे आने के बजाय वो जलियांवाला बाग में जाते हैं और खूब रोते हैं, और मतलब ये महसूस करते हैं कि यार ये भयंकर जंगालियत, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो उस टाइम पे वो मतलब वहाँ से थोड़ा मिट्टी लेते हैं और मिट्टी को अपने शीशी में भरते हैं और घर पे ले जाते हैं। घर पे उसके मम्मी पापा सब चिंता कर रहे हैं। उसकी बहन दौड़ के आई है कि वीरा क्या, कहाँ चले गए थे तुम? फिर अपनी बहन को बताते थे ऐसा हुआ। बहुत दिनों तक वो और उनकी बहन उस मिट्टी की पूजा करते थे। तो ये दौर जो मतलब भगत सिंह का है वो एक इम्प्रेशनिस्ट दौर है। वो अभी भी ठीक से गुलामी क्या है, आज़ादी क्या है, उसकी विभावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। एक बच्चे है और बच्चे के मन से जो मतलब वो जो इम्प्रेशन खड़ा होता है, उसी इम्प्रेशन के आधार पे वो रिएक्ट कर रहे हैं, और उसी स्टेज में अभी भगत सिंह है। और उनका जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो अवसर उनके लाइफ में आया वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी ने आह्वान दिया, और खास करके देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास, उन्होंने ये स्लोगन दिया, एजुकेशन कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट। अभी
ये सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद भी अपना पढ़ाई छोड़कर आज़ादी आंदोलन में जाते हैं, सुखदेव भी अपना पढ़ाई छोड़कर आज़ादी आंदोलन में जाते हैं, भगवती चरण वोरा भी अपना पढ़ाई छोड़कर आज़ादी आंदोलन में जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी जाते हैं, भगत सिंह भी जाते हैं, सब जाते हैं। ऐसे असंख्य लोग अपना घर बार कैरियर सब कुछ छोड़कर मतलब आज़ादी आंदोलन में जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियों को ठुकरा दिया और आज़ादी आंदोलन में जुड़ गए। और अचानक से ये चौरी चौरा का जो घटना हुई, ये चौरी चौरा की जो घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस कर लिया, ये गांधी जी के लिए शायद ये क्या बोलते हैं कि ये अहिंसा हिंसा का सवाल था कि लोग अभी ठीक से तैयार नहीं हुए हैं और इसलिए ये आंदोलन अभी उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उनके लिए ये शायद हम गिनने जाए तो थोड़ा आसान ये निर्णय था। लेकिन जो लोगों ने ऑलरेडी घर बार कैरियर छोड़ दिया है, जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी है, जो मतलब पूरे अपने मतलब अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने आज़ादी आंदोलन के लिए समर्पित किया है, वो सब लोगों के लिए क्या, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, उनका क्या? तो ये बात जो भगत सिंह भी बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और जो फॉरेन गुड्स जो थे वो सबका होली करना और ये सब में बहुत ही एकदम बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो आंदोलन जब वापस खींचा तब पहली बार भगत सिंह के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए और उसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि आज़ादी का मतलब हम क्या करें, आज़ादी आंदोलन किस तरह का हो, किस रास्ते हो, किसके लिए हो, कौन उसमें जुड़ेगा, कौन किस बात से आकर्षित होगा। ये बहुत सारे सवाल ये भगत सिंह के मन में ये पहली बार खड़े हुए और कोइंसिडेंटली लाला लाजपत राय ने जो मतलब अंग्रेजी शिक्षा थी उससे विपरीत राष्ट्रवाद की शिक्षा लोग ले, उसके लिए उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर, जैसे यहाँ गांधी जी ने विद्यापीठ का स्थापना किया, ऐसा लाला लाजपत राय ने ये नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर का स्थापना किया। और ये सब जो पंजाब के जो सब यूथ्स थे वो सब लोगों ने उसमें एडमिशन भी लिया। उस टाइम पे भगत सिंह अपने आप मतलब पहली बार वो अध्ययन करना शुरू करते हैं दुनिया भर का, जो जहाँ पे भी कोई आज़ादी आंदोलन चला है, कोई क्रांतिकारी आंदोलन चला है या जो भी सारी प्रक्रिया हुई है, इतिहास का, सोशियोलॉजी का, ये पॉलिटिकल साइंस का, ये सब का गहन अभ्यास वो करते थे। हालांकि हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जब ये बोलते हैं कि वो मतलब ये अध्ययन करते थे, तो हम आज जो हमारी लाइब्रेरी है, इतनी रीच लाइब्रेरी उस टाइम पे संभव नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड थी, वो प्रोहिबिटेड चीज़ें आना मुश्किल था और मतलब ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब मतलब कम्युनिकेशन से लेकर सब बहुत पिछड़ा हुआ था। और इसके बीच में उनको ये अध्ययन का जो मौका मिला, इसमें उन्होंने अध्ययन पहली बार उन्होंने ये किया और तब पहली बार उनके बहुत सारे सवालों का जवाब वो ढूंढ पाए। यानी आप देखिए कि एक इम्प्रेशनिस्ट क्रांतिकारी से शुरुआत जिनका हुआ, वो आज अध्ययन करके मतलब ये आगे मैं किस रास्ते पे जाऊंगा, कौन सा रास्ता चुनूंगा, उसका वो तैयारी ये करते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने जितना भी मतलब जितनी भी क्रांतियों का अध्ययन किया, उस मतलब गैरीबाल्डी, फिर ये कमाल पाशा, मेज़िनी, ये सब का उन्होंने अध्ययन किया। तो इन सब से उनको काफ़ी एक आकर्षण भी पैदा हुआ। तो उस टाइम पे भी
भगत सिंह जो है वो एक रोमांटिक, जिसको बोलते हैं कल्पनाशील, रोमांटिक रिवॉल्यूशनरी के हिसाब से उभर के आते हैं। तो वो, लेकिन उस स्टूडेंट लाइफ में वो सोचते हैं कि क्रांति के लिए संगठन होना बहुत ज़रूरी है। अभी मतलब क्या बोलते हैं कि अभी पढ़ रहा हूँ तो स्टूडेंट्स का भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और इसलिए वो भगवती चरण वोरा ये सब लोग मिलकर नौजवान भारत सभा बनाते हैं। और आप देखिए नौजवान भारत सभा कैसे कैसे काम कर रहा है, लोगों के बीच में जाता है, आज़ादी में जुड़ने के लिए प्रेरित हो उस तरह के नाटक बनाते हैं, मतलब ये कौमी इखलास के लिए नाटक बनाते हैं। अकाल होता है तो वहाँ पे वो रिलीफ वर्क के लिए जाते हैं। ऐसा मतलब वेरिड एक्टिविटीज़ वो करते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। हम भगत सिंह को जो शहीद आज़म कहते हैं, वो शहीद आज़म बनने में उनके साथियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि भगवती चरण वोरा अगर हम देखें, या सुखदेव को हम देखें, विजय सिंह को हम अगर देखें, शिव वर्मा को अगर हम देखें तो मतलब चर्चा करने में, पढ़ने में, क्रांति को समझने में, ये सब लोग मतलब एक दूसरे को पीछे रख दे, इतने ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे ये लोग। यानी सिर्फ हमको मतलब जैसे मेघाणी ने अपनी कविता में लिखा है, बस खबर छे एटली मातनी हाकल पड़ी छे, वो शुरुआती दौर में था, लेकिन अभी वो उस तरह से नहीं है। अभी तो ये है कि हम कैसी क्रांति करेंगे, किसके लिए करेंगे, किसको साथ लेंगे, कौन हमारा साथी है, कौन दुश्मन है। तो ये सब को लेकर वो उनके बीच में चर्चाएं, उनके बीच में अध्ययन, ये जबरदस्त उनका ये चला। और ये अध्ययन चलते चलते मतलब जो उत्तर प्रदेश और ये सब विस्तार में जाने के टाइम पे वो वहाँ पे कुछ लेफ्टिस्ट लोगों के कांटेक्ट में आए, उनके साथ भी काफ़ी सारा चर्चा हुआ, और पहली बार वो मतलब लेफ्टिज़म की तरफ आकर्षित हुए। मतलब ये जो समाजवाद है उसकी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन वो जो समाजवाद का उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, वो भी क्या अंडरस्टैंडिंग था, वो अंडरस्टैंडिंग था एक एनार्किज्म जैसा, जिसमें मतलब उनको लगता था कि कुछ भी हम इंडिविजुअल एक्शन हम करेंगे, और इंडिविजुअल एक्शन से लोगों को आकर्षित करेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जोड़ेंगे और उनको प्रेरित करेंगे। तो ये जो उनका उस टाइम पे जो मतलब लेफ्टिज्म को लेकर था, उसी लेफ्टिज्म के प्रभाव में, और उन्होंने पहली बार जैसे दादा ने बताया कि फिरोज शाह कोटला में सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में ये समाजवाद का नारा, मतलब समाजवाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने नाम में उन्होंने पहली बार जोड़ा। जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, उन लोगों ने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, वो HRA में जो भगत सिंह ये सब लोग सेकेंड पीढ़ी के हिसाब से जुड़े थे, उन लोगों ने फिर ये फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA संगठन को मतलब नाम दिया, और समाजवाद को ये क्या बोलते हैं कि उनका मेन एम, जो मुख्य ध्येय, उसके हिसाब से उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। फिरोज शाह कोटला में जो सम्मेलन हुआ, उसका दूसरा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अब तक का ये था कि बंगाल के क्रांतिकारी हो, या पंजाब के क्रांतिकारी हो, या महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हो, या राजपूताना के क्रांतिकारी हो, सब अपने अपनी जगह पे इंडिविजुअल एक्शंस और छुटपुट छिटपुट क्रांतिकारी आंदोलन, और उसके आधार पे वो लोग काम करते थे। ये
फिरोज शाह कोटला में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पहली बार भगत सिंह के इनिशिएटिव से ये कोशिश हुआ कि देश भर के सारे क्रांतिकारी संगठन जो है वो साथ मिलकर आए और ये इंडिविजुअल एक्शन के बजाय एक पीपल्स मूवमेंट खड़ा हो और उसको हम आगे बढ़ा पाए और उसके जरिए देश को क्रांति की तरफ ले जाए। ये कोशिश पहली बार फिरोज शाह कोटला में हुआ। सफल हुई असफल हुई ये अलग चीज़ है, लेकिन ये पहली बार कोशिश क्रांतिकारी आंदोलन के उसमें ये पहली बार ये कोशिश ये हुई। आप देखिए कि भगत सिंह और साथियों के दस्तावेज जो किताब है उसमें शिव वर्मा ने प्रस्तावना में ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो इतिहास है उसमें जो बात लिखी है वो बात को अगर हम ठीक से समझ पाए तो हम भगत सिंह क्यों शहीद आजम थे ये बात को हम ठीक से समझ पाएंगे। भगत सिंह के अगर हम आर्टिकल्स भी देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि भगत सिंह को क्यों हम शहीद आजम बोलते हैं। भगत सिंह जैसे ही उन्होंने क्रांतिकारी संगठन में काम करना शुरू किया, देश की ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसको लेकर उन्होंने अपना एनालिसिस इंडिपेंडेंट एनालिसिस ना रखा हो। बहुत मुश्किल था, क्रांतिकारियों को कौन जगह देगा। कहीं पे कोई अखबार में अगर मौका मिला उनको कॉलम लिखने का तो वहाँ पे वो अपनी बात को रखते थे, वरना पर्चे के स्वरूप में वो लोग बांटते थे लोगों को। तो ये जो आर्टिकल्स उन्होंने जो लिखे, आप देखिए बारडोली सत्याग्रह के बारे में हम लोग बहुत ही अहोभाव से लिखते हैं, मतलब बोलते हैं, और मतलब बारडोली सत्याग्रह को लेकर ही सरदार पटेल को सरदार का बिरुद मिला, तो इसका भी हम गौरव लेते हैं। लेकिन बारडोली सत्याग्रह का क्या लिमिटेशंस रहा, बारडोली सत्याग्रह क्यों सफल नहीं हो पाया, उसका एक ज़बरदस्त एनालिसिस भगत सिंह करते हैं। 13 साल की उम्र में पंजाब की भाषा और लिपि में क्या समस्या है, सिर्फ पंजाब की भाषा और लिपि नहीं, उसकी क्या समस्या है, कहाँ वो पिछड़ रहा है और क्या करना चाहिए उनको, तो ये बात को लेकर भी वो लिखते हैं। देश में साधु वासवानी जैसे आध्यात्मिक यंगस्टर्स के गुरु है, तो वो कैसे यंगस्टर्स को गुमराह कर रहे हैं, उनका अध्यात्मवाद कैसे आज़ादी आंदोलन को डाइल्यूट कर रहा है, ये एनालिसिस भी भगत सिंह ये करते हैं। और बाकी सारे आर्टिकल्स के बारे में तो दादा ने बताया ही, वो आर्टिकल्स तो उसमें से काफ़ी सारे आर्टिकल्स तो उनके जेल में आए। एक्चुअली भगत सिंह जब तक मतलब ये बाहर रहे तब तक वो पूरा मतलब एक पूरा सही तरह का साम्यवादी या समाजवादी अगर हम बोले तो वो नहीं हो पाए थे। जब जेल में गए तो जेल में भी उन्होंने जैसे बोला कि जेल को पूरा उन्होंने अपना एक रण मैदान बना दिया। मतलब हम जानते हैं कि वो कभी पकड़े जाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद ही मतलब बॉम्ब असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका और वो और बटुकेश्वर दत्त दोनों अपने आप अरेस्ट हुए और कोर्ट में उन्होंने दलीलें की। उस दलील का तो ये जो दलील जो तैयार करते थे भगत सिंह, तो उसमें भी वो सारा बात को रखने की कोशिश करते थे। जो भी क्रांतिकारियों के खिलाफ में जो भी प्रचार होता था और मतलब खास करके उनको मतलब खून के प्यासे, हिंसक और ये सब जो बोला जाता था, ना सिर्फ अंग्रेज़ लोग, हमारे देश के लोग भी जो उनको ये बोलते थे, तो उसके सामने क्रांतिकारी संगठन क्या है, हम क्यों ये एक्शन कर रहे हैं, हमने ये रास्ता क्यों अपनाया, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए उन्होंने कोर्ट में अपने स्टेटमेंट के रूप में और अपने बयान मतलब आर्ग्यूमेंट्स के रूप में उन्होंने ये रखा। और पहली बार आप देखिए देश भर में एक टाइम पे वंदे मातरम
जो नारा था वो वंदे मातरम नारा जो बंकिम चंद्र के आनंद मठ से आया था, वो नारे को भी पॉपुलर करने के लिए भारत में एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। सब लोग इतनी आसानी से वंदे मातरम बोलते नहीं थे, लेकिन वंदे मातरम को बोलकर मौत को गले लगाना, फांसी को हंसते हंसते पहनना, ये इसकी एक होड़ क्रांतिकारियों के बीच में शुरू हुई थी। लेकिन वो जो वंदे मातरम या भारत माता की जय, भगत सिंह ने खास करके ये देखा कि ये जो नारे हैं वो नारे भले ही कितने ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये जो हिंदू मेजॉरिटी जो है उनका जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसको उजागर करते हैं, और इसलिए ये नारे मतलब हिंदू के अलावा लोगों को ये अपील नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, उन्होंने जो स्पष्ट बाद में जो संगठन कैसा होना चाहिए, कैसा संगठन बनाना चाहिए, जो आखिरी दिनों में अपने जेल में उन्होंने लिखा, वो अंडरस्टैंडिंग उनका पहले से ये था कि जो जिसके लिए हम क्रांति करना चाहते हैं वो इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के शोषित पीड़ित लोग, दलित लोग, वो लोगों को ये वंदे मातरम या भारत माता की जय और ये सब नारे उनको अपील नहीं करेंगे। उनको अगर कुछ अपील करेगा तो ये अपील करेगा कि उनकी मुक्ति कहाँ पे है, उनको क्या ये शोषण से कोई मुक्ति मिलेगी, उनका कोई मतलब क्या बोलते हैं इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो इसलिए अमेरिका में जो एप्टन सिंक्लेयर ने जो अपने किताब में लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन वो लिखा था, उसका उन्होंने उर्दूवाइज्ड हिंदी में ट्रांसलेशन किया। उन्होंने नहीं, दूसरे किसी ने किया था, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रख्यात किया इंकिलाब जिंदाबाद। तो ये जो इंकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांति हमेशा अमर रहो, तो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने इतना ज़बरदस्त तरह से उठाया, तो वो अपने बयान में ये सारा चीज़ भी वो दिखा रहे हैं कि मतलब क्यों ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमने लिया। तो ये सारी आप देखिए उनका वैचारिक जो स्पष्टता थी, इंडिया को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग था, आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट उनके मन में जो क्लियर था, और किस रास्ते पे आएगा उसके मामले में उनका एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग था। वो सुखदेव, राजगुरु या बाकी सारे जो क्रांतिकारी है उनके मन में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन ये सारे लोगों में सबसे उन्नत तरह से अगर किसी में था, जो हाईएस्ट पर्सोनिफिकेशन अगर हम बोले, तो वो भगत सिंह में था, और इसलिए वो शहीद आज़म हो पाए। आज तो बात जब हम उर्दू के कोई वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, हम जब भगत सिंह को शहीद आज़म कहते हैं तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप उर्दू वर्ड्स क्यों इस्तेमाल करते हो, वो तो मुस्लिम वर्ड है। ये मुस्लिम वर्ड नहीं है, उर्दू मुस्लिम भाषा नहीं है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसा हम लोग जब चार रास्ते पे कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया कि आपने भगत सिंह के साथ में ये उर्दू वर्ड्स, ये मुस्लिम वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए। मतलब मुस्लिम यानी क्या है, आप ये उर्दू वर्ड्स की बात कर रहे थे। बोले हाँ, ये उर्दू वर्ड्स आपने क्यों इस्तेमाल किए। तो मैंने उनको बहुत शांति से पूछा कि आपको मालूम है कि भगत सिंह किस भाषा में लिखते थे। तो वो बोले नहीं, मतलब उर्दू में लिखते थे। तो उस टाइम पे पंजाब का पूरा भाषा वो उर्दूवाइज था, गुरुमुखी बहुत कम बोला जाता था, मेजरली उर्दूवाइज था। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो जो पूरा जो पोर्शन है उसमें उर्दू ये बोला जाता था। यस, एग्जैक्टली। तो मुंशी प्रेमचंद ने भी वो उर्दूवाइज हिंदी या हिंदुस्तानी उन्होंने इस्तेमाल ये किया है। और आप देखिए कि उसका मतलब उसकी वजह से वो कितना ये है। पर मतलब बात समझने की ये है कि उन्होंने
जितना पॉसिबल हो अपने आप को आर्टिकुलेट तरह से मैं मतलब हम लोग सब क्या चाहते हैं, क्या सही है और किस रास्ते पे क्रांति होगा, उसका जिस तरह से उन्होंने सबके बीच में अपनी बात को रखा, अपने आखिरी सांस तक वो मतलब कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने का। तो आप देखिए आखिरी दिनों में वो पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल लिख रहा है कि संगठन कैसा होगा, संगठन में कौन कौन रहेगा, उसमें मेंबर्स कैसे बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी वो पूरा मतलब ये लिख रहे हैं। अपने साथियों को आखिरी दिनों में ये लिख रहे हैं कि ये मतलब जिंदा रहने की इच्छा तो मुझ में भी है, लेकिन अभी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, आप सब मतलब क्रांतिकारी आंदोलन ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है कि जिंदा रहने की सूरत में अभी मैं नहीं हूँ। इसलिए हंसते हंसते मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने का सपना देखेगी और एक दिन मतलब इतनी तादाद में क्रांतिकारी हो जाएंगे कि कोई साम्राज्यवादी ताकत के लिए क्रांति को रोकना असंभव हो जाएगा। तो ये भी आखिरी दिनों में लिख रहे हैं, अपने भाई को भी लेटर लिख रहे हैं और मतलब उसको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बाकी जो पढ़ाई में ध्यान देना ये सब वो तो ठीक है, लेकिन मतलब क्यों वो मतलब क्या मतलब उनके मन में क्या चल रहा है और क्या ये कहना चाहते हैं। तो ये मतलब ये भगत सिंह का ये है। आज उनको मनाने का जो बात है, आप सोचिए 93 इयर्स ऑफ हिज डिमाइस, हिज मार्टियरडम, मतलब इतने साल 93 इयर्स से पहले ऑनेस्टली मैं बोलूँ कि मेरे फैमिली में मेरे दादा हो, दादा के दादा हो, कौन कौन थे, कोई जिंदा थे कि मतलब कहाँ थे, वो कैसे मरे, 93 इयर्स पहले का मुझे मेरे फैमिली के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन भगत सिंह के बारे में मुझे मालूम है। और ऐसा ही शायद आप सबका भी है कि 93 इयर्स से पहले क्या था वो भगत सिंह के बारे में हमको मालूम है, शायद हमारे फैमिली के बारे में हमको मालूम हो या ना मालूम हो। तो ये 93 इयर्स के बाद भी भगत सिंह आज हमको क्यों अपील करते हैं। तो जयेश भाई अपनी बात में काफ़ी बार जिनके पास से मैं भगत सिंह का ABCD पढ़ा हूँ, वो जयेश भाई काफ़ी बार मतलब ये बोलते हैं, मतलब ये उदाहरण देते हैं कि जब सांप और नेवले का जब फाइट होता है, संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में जब बीच में थोड़ा ये थक जाता है नेवला, तो अपने दर में वापस जाता है, वहाँ से वो मतलब सूंघ कर फिर से दूसरा जोश लेकर आता है और फिर वापस सांप के साथ लड़ता है। हम गुजराती में उसको नोड़वेल बोलते हैं कि नोड़वेल में जाता है और हाँ मतलब नोड़ियो, लेकिन नोड़वेल में जाता है और दूसरा ताकत लेकर ले आता है। तो हमारे लिए जो भगत सिंह है वो ये इसलिए है कि जो भगत सिंह और ये सब ने मतलब आज़ादी आंदोलन में किसी ने भी जो सपना देखा था, वो सपने का भारत तो हम नहीं पा पाए हैं। ऐसे देखने जाओ आज भी हम देखते हैं, 4 रास्ते पे जाते हैं तो बच्चे वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, किटली पे जाते हैं तो वहाँ बच्चे हमको चाय ये देते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे पॉलिश करने के लिए या तो ये दिखाने के लिए आते हैं। अंधेरा होता है, हम यहाँ हमारे रोड पे जाएंगे तो बहुत सारी माएँ अपने बच्चे को खिलाने के लिए वहाँ अपना शरीर बेचने के लिए खड़ी होती है। अभी भी भयंकर बलात्कार होते हैं। आज भी देखिए आप, ये पेपर लीक का जो ये हुआ, उसके बाद कितने सारे यूथ्स ने आत्महत्याएं की, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। और आप देखिए आज़ादी के इतने साल के बाद हम ये पूरा ये वटवा से लेकर वापी तक का पूरा अगर हम पट्टा देखें और इवन हमारे यहाँ मतलब CTM, बापू नगर, ओढ़व, ये सब जगह पे देखें तो कैसी एक पशु जैसी स्थिति में हमारे मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आप सोचिए कि भगत सिंह ने उस टाइम पे अछूत समस्या
उन्होंने आर्टिकल लिखा। लेकिन क्या आज भी हम वो जातिवाद से, वो अछूत समस्या से आज हम छुटकारा पा पाए हैं? नहीं पा पाए। तो ये जो शोषण तो अभी भी चल रहा है। तो भगत सिंह के सपने का आज़ादी क्या था? भगत सिंह के सपने का जो क्रांति या आज़ादी हम अगर बोले तो ये था कि सारे शोषण से मुक्ति, सारे भेदभाव से मुक्ति, और मतलब एक इंसान का जीवन सम्मान पूर्वक इंसान जैसा, और मजदूर किसान उनका राज होगा। ये है क्या आज? आज नहीं है। तो कौन ये करेगा? जो भगत सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का सपना देखेगी। तो आज अगर हम भगत सिंह को मना रहे हैं तो वो मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आज फिर से माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का सपना देखे। आज फिर से मतलब जीजाबाई ऐसी खड़ी हो जो अपने बच्चे को सुलाते सुलाते भी बोले कि बेटा, जो मेघाणी ने बहुत बढ़िया तरह से शिवाजी नो हालड़ू उस गाने में उन्होंने जो मतलब ये कल्पना की है कि जीजाबाई मतलब सुलाते सुलाते भी बोलते कि बेटा आज सो जा, लेकिन कल को तुमको युद्ध में जाना है। तो ऐसी माएँ आज खड़ी हो, आज ऐसे लड़के खड़े हो, लड़कियां खड़ी हो जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या प्रीतिलता वादेदार ऐसे क्रांतिकारी बने, दुर्गा भाभी बने, ऐसी क्रांतिकारी खड़ी हो। वरना उनको सिर्फ फूलहार करने का और उनको देखकर मतलब ये एक इमोशन से करने का, थोड़ा दो आंसू बहाने का, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम उनका जो रास्ता, और ये रास्ता हम क्यों अपनाएंगे? क्योंकि भगत सिंह ने दिखाया इसलिए अपनाएंगे? नहीं, भगत सिंह ने दिखाया हुआ रास्ता सही है, वही रास्ता है जो मानव मुक्ति की तरफ जाता है, और इसलिए हमको वो रास्ता अपनाना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमको ये भगत सिंह को मनाना है और भगत सिंह को याद करना है, ताकि हमको भी एक फिर से ताकत आए कि ये जो निराशावादी जो परिस्थिति है, उस निराशावादी परिस्थिति में हम वो क्रांतिकारी चेतना लोगों में जगा पाए, क्रांतिकारी चेतना से लोगों को एक आश्वस्त कर पाए और उनको साथ में लेकर ऐसा एक आंदोलन खड़ा कर पाए जो पूरी आज़ादी की तरफ हमको ले जाए। तो यही मतलब भगत सिंह को बनाने का सिग्निफिकेंस है। उनकी लाइफ भले ही छोटी हो, उसके साइंस, उसका व्याप बहुत बड़ा है। उसके बारे में बात करेंगे तो शायद पूरा शाम ये चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं और शायद आने वाले दिनों में हम और काफ़ी बार बात करेंगे। तो आज की ये बात मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहो।